तो मैं अब राना अहमद रहील साहब की तरफ आ रहा हूँ। जनाब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद मेरे शो में। राना साहब, इसमें मैंने आज आपसे जो बातें करनी है वो बेसिकली ये बातें हैं कि आपको, जैसे कि आपके इल्म में ये बात है कि जो ही इलेक्शन गुजरा है फैसलाबाद बार का, उसके फ़ौरन बाद से एक मुहिम शुरू हो गई। बहुत से खिलाड़ी मैदान में आ गए, बहुत से सीरियस और नॉन सीरियस लोगों ने भी अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाया। प्रेसिडेंटशिप के लिए जो ज़रूरी एसेंशियल जो स्टेप्स होते हैं, या एक प्रेसिडेंट को पावर में आकर जो काम करना चाहिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक गलती सरजद हो गई हमारे ओहदेदारान से इस सीट पर आते ही, और वकला के ही अगेंस्ट एक कार्रवाई कर दी उन्होंने। तो ये उनकी इमेच्योरिटी, किसी को मैंने जोक करते हुए सुना, उन्होंने कहा जी कि जिदा पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है, साड़ी बार दे उस्मान बुज़दार ने। तो मेच्योरिटी का लेवल क्या होना चाहिए प्रेसिडेंटशिप पर? कैसे आप पूरी कम्युनिटी को लेकर आगे चलते हैं? आपकी क्या सोच है? मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरी इज़्ज़त अफजाई की। देखें, जो पॉलिटिक्स है ये बहुत बड़ा और वसी सब्जेक्ट है। इब्ने आदम जब दुनिया में आए, हज़रत आदम और फिर इब्ने आदम, सियासत तब से शुरू है। वो बहुत और जब तक आखिरी इंसान दुनिया के अंदर है, ये सियासत का अमल जारी और सारी रहेगा। सियासत के अपने डायनामिक्स हैं, और सियासत की जो असास है, जो बुनियाद है, वो इख्तलाफ है। इत्तफाक जो है वो सियासत की बुनियाद नहीं है। तो लिहाजा जब आप किसी भी शोबे में सियासत करेंगे, चाहे वो वकला का इलेक्शन हो, चाहे वो जर्नल इलेक्शन हो, चाहे वो किसी अदारे की यूनियन का इलेक्शन हो, तो वहाँ पे जब दो मुख्तलिफुल ख़याल दोस्त जो हैं वो आमने सामने आएंगे और अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात का इज़हार करेंगे। बिल्कुल सही। तो वहीं से सियासत का आगाज़ होता है। सही। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन है कि जो सियासत है उसकी कितनी किस्में हैं? मैच्योर लेवल क्या? हाँ जी। और सियासत है क्या जी? सियासत का जो बेसिक पर्पस है वो है टू एक्वायर पावर, एक्विजिशन ऑफ पावर। राइट। लेकिन जो अहम सवाल है, इससे भी अहम सवाल है जी, फॉर व्हाट रीज़न? ताकत चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? ताकत मिल गई तो करेंगे क्या? यहाँ पर इंसानी सोच जो है जी, जो ताकत की एक्विजिशन का ख्वाब है या ताकत की एक्विजिशन की ख्वाहिश है, ये जिबिली है, इसका जिबिलत से तल्लक है। जी जी, बिल्कुल सही। जब इंसान सोचों से भी मावरा था और ये इज़म्स अभी सामने नहीं आए हुए थे, जंगल था, तब भी एक्विजिशन ऑफ पावर ही की जंग हो रही थी। जो इंसानी सोसाइटी जो थी वो ग्रो करती गई और इल्म और आगही और सिविक मसाइल पैदा हुए, तो फिर इसने अपनी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की अपने वक्त के एतबार से, अपने हालात और वाक़यात के एतबार से। जी। एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। अंबिया इकराम दुनिया में आए तो वो सियासत की तरतीब को सही करने के लिए आए। बिल्कुल सही। 4 इल्हामी किताबें आईं तो उनका बुनियादी मकसद जो था वो इंसान को रास्ता देना था कि जब आप ताकत एक्वायर कर चुके तो फिर ये रास्ता है। बात हो। फिर मार्क्सिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया, फिर उसके बाद सेकुलरिज्म आया, फिर उसके बाद जो था वो एक सरमायादारी का दौर आया, उससे पहले जागीरदारी का एक दौर था। किसी ने कहा कि इकोनॉमी जो है वो इंसानी सोचों और इंसानी तख़य्युलात को परवान चढ़ाती है। जी। किसी ने कहा नहीं, मेटाफिज़िक्स जो है, माबादुल तबियाती अकायद और ख़यालात जो हैं ये मुआशरे को संवार सकते हैं। जी। किसी ने कहा कि सरमाए का अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल जो है वो मुआशरों को आगे लेकर जाता है, और किसी ने कहा कि नहीं, जो सरमाया है उसको कंट्रोल्ड अंदाज के अंदर उसको मुआशरे के अंदर तकसीम होना चाहिए, किसी का अदारे का या रियासत का
कंट्रोल होना चाहिए उसका। बिल्कुल सही। तो मैं बड़े वसी तनाजुर में ले गया हूँ आपके सवाल को। सवाल आपका बार की हद तक था, लेकिन मैं इसको, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि कानून क्या है। समाज जब तरक्की करता है तो फिर समाजी मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत खूब। उन समाजी मसाइल को हल करने के लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ सज़ाएं हैं, क्योंकि जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है ये तो अज़ल से है। कोई अच्छा करेगा उसको आप इनाम देंगे, कोई बुरा करेगा आप उसको सज़ा देंगे। अब अच्छाई और बुराई का तयन, फिर उस तयन करने के बाद उसका मदावा, उसके लिए ज़ाब्ते, ये है और ये कानून है। लेकिन इस कानून को बनाएगा कौन? लामहला जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये उनका काम है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन है? ये सियासी कारकुन है। तो सियासी कारकुन एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। और वकील जो है ये, क्योंकि जो सोशल साइंटिस्ट है, जो समाज से कंसीव करता है फिर समाज को वापस करता है, उस सोशल साइंटिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो टूल है वो कानून है। तो वकला और सोशल साइंस, इनका चूली दामन का साथ है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अब अगर इनका चोली दामन का साथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वकला जो है वो दो किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये मुआशरे की बुराइयों के तबीब भी हैं जी। मुआशरती बुराइयों को रेडिकेट करने के लिए दे कैन प्ले देयर रोल। राइट। और चूंकि मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि ये तो एक तफरीक है कि क्या जो जानता है और वो जो नहीं जानता, बहुत खूब, बहुत खूब, ये बराबर हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। बिल्कुल। तो वकला मुआशरे का वो तबका है जो सबसे ज़्यादा जानता है। बिल्कुल सही। तो जिसके रुतबे हैं सिवा, उसकी सिवा मुश्किल है। बहुत। जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया होता है, उन अहले इल्म लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। बड़ी बात। अब आ जाएं कि हमारे मुआशरे की जो जिम्मेदारियां हैं हम पर, वो क्या है जी। जो और मुआशरे की जिम्मेदारियां ये हैं जी कि हम 22 करोड़, मैं आइसोलेशन में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, जी, कि हम 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है। 22 करोड़ जो इंसान हैं उनके कुछ मसाइल तो जो है वो सिविक एवोल्यूशन के साथ हैं, वो कभी हल नहीं होंगे। वो आप हल करेंगे, नए मसाइल जन्म लेंगे। आप उन्हें हल करेंगे, फिर और मसाइल होते रहेंगे, जन्म लेंगे। लेकिन कुछ बुनियादी इंसानी तकाज़े हैं, वो जो बुनियादी इंसानी तकाज़े हैं उनको हमारा आइन भी प्रोटेक्ट करता है। जी। रियासत पाकिस्तान उसके तहफ़्फ़ुज़ की अमीन है। आइन वो डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि हाँ, ये बुनियादी इंसानी जो मामलात हैं उसको इस अंदाज के अंदर हम उसकी लुक आफ्टर करेंगे। और लॉ ऑफ द लैंड वो तरीक़ाकार है जिसके तहत हम उन बुनियादी हकूक़ की इंश्योरेंस करते हैं, कि यकीनी बनाते हैं कि अगर कोई वायलेशन होगी तो हम इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और ज़ाब्तों को तोड़ने वाले के साथ हम ये सलूक करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 22 करोड़ इंसानों की जब बात करते हैं तो इंसान, वकील क्या है? सबसे पहले वकील इंसान है। डॉक्टर कौन है? सबसे पहले इंसान है। प्रोफेसर कौन है? सबसे पहले इंसान है। मजदूर कौन है? सबसे पहले इंसान है। तो बतौर इंसान जो इंसानी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो तकाज़े हैं, उसका तल्लक काले कोट से नहीं है, सफ़ेद कोट से नहीं है, फटे कपड़ों के साथ नहीं है, खुशहाली के साथ नहीं है। तो आपने सवाल ये किया था कि मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि ये पूरी चीज़ जो है ये सामीन और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, मैं उनको
अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश कर सकूं बिल्कुल 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 कि हम वकला जीते भी हैं, हम मरते भी हैं। हाँ, वाह, हमारे घरों में बिजली के बिल भी आते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में तालीम भी हासिल करना चाहते हैं। अब ये हैं वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात। अगर कोई प्रोफेशन इन बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के तकाज़े नहीं पूरे कर पाएगा तो उस प्रोफेशन में इन्हतात आएगा जी। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात कोई भी शोबा ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहा। सही, इंडिविजुअल्स तो पूरा करते हैं, एज आ कम्युनिटी कोई अदारा पूरी नहीं करता। चुनाचे जब सूरत हाल ये हो कि बुनियादी इंसानी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों तो वो अदारे, वो प्रोफेशंस इन्हतात का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा अमर जो है वो ये है कि ये जो ज़वाल आ रहा होता है, जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कानून बनते हैं, आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो उसकी इंश्योरेंस करता है कि ये जिनको आइन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उनको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना। सही। पाकिस्तान का प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, अगर मुझे बतौर वकील पूछा जाए और मुझे बतौर उम्मीदवार पूछा जाए, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। प्लीज़। पाकिस्तान एक मुल्क बेआइन है। पाकिस्तान में 1947 से 2021 तक जो पावर का मरकज़ व महवर है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रही है। राइट। हाँ, कुछ अदवार सिविलियंस के हैं लेकिन वो बड़ी पाबंदियों के साथ हैं, उन पे बड़ी कदगने हैं। जब मुल्क में आइन नहीं होगा, जब आइन के तकद्दस का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जब आइन तोड़ने वाला मुल्क का बादशाह कहलाएगा, जब आइन को तोड़ने वाला मुल्क का वज़ीर बनेगा, जब आइन को तोड़ने वाला बड़े बड़े मनसबों पे और बड़ी बड़ी माली फ़ायदों से उसको मिलेंगे, तो फिर एक आम आदमी की अट्रैक्शन कानून पे अमल करने में होगी या कानून को तोड़ने में होगी। बहुत। तो ये हमारी अशराफिया को सोचना चाहिए जी कि अगर तो वो पाकिस्तान के अंदर मसाइल को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए जो सबसे बड़ा किरदार है वो वकला का है। बहुत। मैं अगर मुझे अल्लाह ताला इख्तियार दें, मुझे मौका दें जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है वो उसके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसकी सोच है। राइट। और अगर सोच ये है कि आपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना है तो फिर आपने जिद्दोजहद करनी है फॉर दी एश्योरेंस टू एस्टेब्लिश द रिट ऑफ लॉ। मुझे अगर अल्लाह ताला मौका दे, बिल्कुल जी, फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिट ऑफ लॉ। और अगर ये रिट ऑफ लॉ जो है, जब आप इसकी बात करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े हैं। राइट। कुछ लोग जब ताकत और इख्तियार के ऊपर आते हैं तो फिर उसका वो फ़िरौन वाला इस्तेमाल करते हैं, शद्दाद और नमरूद वाला इस्तेमाल करते हैं। हमें उनके आगे भी सीसा पलाई हुई दीवार बनना है। बिल्कुल सही। अपने ऑफिसेज़ को, बाहर की ताकत को हमें यूज़ करना है कि हम उन लोगों के आगे कानून जो है ये ताकतवर के लिए कभी नहीं होता बहुत, क्योंकि जो मुआशरे के गरीब लोग हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है जी। लेकिन अगर कानून ताकतवर की लौंडी बन जाए तो गरीब कहाँ जाएगा? सही। जो कि 22 करोड़ लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो बड़े बासर हैं, बड़े अरबोंपति हैं, बड़े खरबोंपति हैं। सही। तो बेआइन मुल्क में जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं वो आम इंसान होते हैं। हमें अपने लोगों के लिए खड़े होना है, बतौर वकील भी, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर भी, और उसके लिए बार का जो अदारा है, बार का जो प्रेसिडेंट है या बार की जो इंतज़ामिया है, दे कैन प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए सदर बनता है, बहुत या वो साइकिल स्टैंड के ठेके देने के लिए सदर बनता है, या वो कंटीन पे अच्छा दूध लगवाने के लिए सदर बनते हैं। नहीं, सही सही। बाहर के प्रेसिडेंट का बुनियादी मकसद ये है कि वो कानून की बालादस्ती की जंग लड़े, बिल्कुल वो मुआशरे के कमज़ोरों का बाजू पकड़ने वाला हो। जब ऐसे सोच के हामल लोग ताकत में आते हैं तो जो बेताकत लोग होते हैं उनकी ताकत में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही। वो कमज़ोर नहीं रह जाते, उनको उम्मीदें लग जाती हैं, वो आस लगाना शुरू कर देते हैं। कोई हमारी ज़ुबान और होप खुदाई निज़ाम है, जिस निज़ाम से उम्मीद ख़त्म हो जाती है उस निज़ाम से अल्लाह निकल जाता है। जिस निज़ाम में उम्मीद आ जाती है वहाँ पे अल्लाह आ जाता है। तो हमें अपनी फ्रेटर्निटी की ताकत को छोटे छोटे इश्यूज़ में बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना कि काले कोट से हम किसी की जेब से पैसा कितना निकलवा सकते हैं। नहीं, काले कोट के ज़रिए हम मुआशरे की डिप्रेस्ड क्लासेस को तहफ़्फ़ुज़ कितना दे सकते हैं जी, ये सवाल है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब मैं आखिरी पार्ट की तरफ आता हूँ अगर टाइम है आपके पास। कि ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये इनकलाब की बात है। मेरे से पहले क्वेश्चन किया था अरशद भाई से कि जो डिले है, डिले बुनियादी तौर पे आप पाकिस्तान का कानून पढ़ेंगे ना जी, तो डिले की गुंजाइश नहीं है। सही सही। ये भी यहाँ पे भी वो ताकत का जो इस्तेमाल है, कुछ ताकतवरों के घरों की लौंडी जब कानून बनता है तो फिर एक रस्म बनती है, एक रिवाज बनता है। मैंने आपके किसी एक प्रोग्राम में शायद ये गुजारिश की थी कि बार और बेंच ये चेक एंड बैलेंस हैं। जी जी बिल्कुल। बार और बेंच जो है ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है कि पर्दे डालने हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, जब बार बेंच को तहफ़्फ़ुज़ देगी गैर ज़रूरी और जो बेंच है वो बार को तहफ़्फ़ुज़ देगा अनड्यूली, तो निज़ाम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो बार के प्रेसिडेंट का दूसरा काम ये है कि वो ये जो मैंने गुजारिश की थी कि जो ताकतवर के ख़िलाफ़ खड़े होना है और जो कमज़ोर का साथी बनना है, तो वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा कि जब बार जो है वो चेक बन जाएगी। यहाँ फैसलाबाद में सेशन जज साहब ने, मैंने एक और प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, सेशन जज साहब ने एक एहलकार साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा रखी है। वो ख़ुद मुद्दई नहीं है लेकिन किसी और को उन्होंने मुद्दई बना के पेश किया। जुल्म हो रहा है। एक इंतहाई कमज़ोर आदमी एक इंतहाई ताकतवर बाइख्तियार शख्स के जबर का शिकार हो रहा है। सही सही। और जो मुनसिफ है वो खुद एग्जीक्यूटर बन गया है, और एग्जीक्यूटर जो है वो बेरहम है। उसको अपनी अना अजीज़ है, उसको अपनी ताकत के इजहार चाहिए उसको। और मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि हम जो वकला इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो कानून और आइन के अलमबरदार हैं जी, वो दरपर्दा ताकतवर के साथी हैं। सही सही। वो जो कमज़ोर आदमी है उसे वकील भी शायद कोई नहीं मिल रहा है यहाँ से। मैं ये नहीं कहता कि वो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, मैं ये कहता हूँ कि जो हुआ है उसकी सज़ा दे। साथी विंडिक्टिवनेस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए अदालतें बनी हुई हैं। ये दूसरा वो तरीक़ाकार है जिस तरीक़ाकार के तहत हम कमज़ोरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ बन सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बन रहे, जिसे पशे पर्दा डाल दिया हमने। नंबर 3, अगर ये किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो साहब हामले सोच हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ अहमद राहील को मिले तो वो ये करेगा, किसी को भी। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं बुनियादी इंसानी हकूक़। मैंने देखा कि हम 16 जमातें पास करने वाले लोग जब कोरोना के दिन आए, और मुझे चूँकि
अना वाले लोग हैं, मर्द हैं, रो भी नहीं सकते। जब 6600 या 6500 रुपये का चेक वकला को मिला तो मुकामे अफसोस था। जी जी। उस दिन सेंसिटिव लोगों की आंख में आंसू आने चाहिए थे। जी जी जी। कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता इंसान 15 या 12 हज़ार रुपया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान का जो मजदूर था उसको वो सपोर्टिंग फंड मिला था या सपोर्टिंग चेक मिले थे। जी जी जी। एक दफ़ा जी। 5-6 महीने का वो एक दौर था और उस 5-6 महीने में से एक दफ़ा उनको मिला 12 या 15 हज़ार और वकील को मिला 6,500। बिल्कुल सही। या 6,600 रुपया, समथिंग लाइक दिस, और वो भी सबको नहीं। जी। मैं ये जुमले इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बतौर जब हम ये बात करते हैं बुनियादी हकूक़ की, हमारा कोई बुज़ुर्ग फौत हो जाता है, पूरी दुनिया में अगर कोई अदारे का कोई साहब फौत होते हैं, इवन मज़दूर की हादसाती मौत हो जाती है, तो मज़दूर को जो मेरे से ज़्यादा बेहतर जो है वो भाई अरशद बता सकते हैं कि उसका जो फंड है डेथ ग्रांट जो मिलती है शायद वो 5-6-7-8 लाख रुपए तक होगी अदारों के एतबार से, फ़र्क के एतबार से। जो अच्छे अदारे हैं वो इससे भी ज़्यादा करते होंगे। वकला उनका जो डेथ का और उसके भी बड़े मज़का खेज़ अपना कानून है। 60 साल में फौत होगा तो इतने मिलेंगे, 70 साल में मरेगा तो इतने मिलेंगे, और वो कम होते जाते हैं। जो उम्र बढ़ती जाती है वकील साहब की वो फंड कम होता जाता है। एग्जैक्टली। और वो मरने के बाद क्यों मिलेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज के साथ, मरने के बाद क्यों दिए जाएंगे भाई। एक बूढ़ा वकील है जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो काले कोट को और अवाम को और लोगों को सर्विसेज देते हुए गुजर गई है। वो ख़ुद तो मिजरी की हालत में मरे, ख़ुद तो बेइलाज मर जाए, बेगोरो कफन मरे, लेकिन जब वो फौत हो जाए तो बार इंतज़ामिया वहाँ पे चेक लेके पहुँच जाए। तो ये रिडिकुलस चीज़ें हैं। ये कानून बनाने वाले जो कि ऑलमोस्ट हम ही लोग हैं, हमें खुद सोचना चाहिए, अपने गिरेबानों में झांक के देखना चाहिए। बिल्कुल सही। साहब इसमें एक बात आपसे करना चाहूँगा मैं शॉर्टली, सिर्फ इतना बताइए कि इंशाल्लाह आप प्रेसिडेंट होने के बाद पहले 3 स्टेप्स कौन से उठाएंगे बेसिकली? शॉर्ट से टाइम में बताना, मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सेहत फ्री, सबसे पहले हेल्थ के ऊपर जी। नंबर 2 एजुकेशन, वेरी गुड, ऑफ द किड्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ एडवोकेट्स, राइट। और आखिरी चीज़ ये है कि जो वकला में से कमज़ोर वकला हैं, ये जो कमीशन है ये हम नवाज शात के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने सपोर्टर्स की। ये जो ज़रूरतमंद वकला हैं कमीशन के लिए हम उनके नाम दें। बहुत कोई बीमार वकील है उसको एक अच्छा कमीशन के तौर पे उसको एक अच्छी रकम लेके दें, बिल्कुल अच्छा करें ताकि वो हाथ फैलाने के बगैर उसकी मदद हो सके। ज़बरदस्त। तो ये 3 चीज़ें जो हैं। बहुत शुक्रिया अनंत साहब, इतनी गहरी सोच के मालिक होते हुए आपने माशाल्लाह, और जो वकला के बेसिक मसाइल हैं आज आपने वो डिस्कस किए। इससे पता चलता है कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग किस तरह से वकला की उन प्रॉब्लम्स को जानते होते हैं जिनसे एक्चुअली वकला गुजर रहे होते हैं। तो बड़ा मेरी दिल दुआ भी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और जो आपने अपने मेन 3 जो स्ट्रीम ऑफ योर टॉपिक था वो आपने एक्सप्लेन किया इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है, और मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स से मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि मेरे इस फोरम पर दीगर कैंडिडेट्स ने भी आना है, उन्होंने भी आके अपने मैनिफेस्टो देना। फ़ैसला आप लोगों के हाथ में होगा कि किस तरह से कौन बेहतर है, कौन कैसी सोच रखता है। और ये आपकी अदालत में मुकदमा मैंने रखना है, इंशाल्लाह ताला फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो हाईलाइट हुआ है, वो मैं अनकरीब उसको लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। वो है कि ये जो फेक इनवाइस से जो हैं, और जो ये फेक कंपनीज़ बनाकर उसके ऊपर पैसा बनाने का जो एक गोरख धंधा शुरू हुआ है, उसके ऊपर से मैं बहुत जल्द पर्दा उठा रहा हूँ। इसमें FBR के बड़े
आला अफसरान और दीगर अदारों के बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो मुलव्वस होते हैं और मिली भगत के साथ फेक कंपनी इंट्रोड्यूस करवा कर उसमें फिर जिसे कह लें कि ब्लैक मनी को प्रोड्यूस किया जाता है। पैसा कमाने के इस तरह के शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए और इस तरह के सीनियर जो एक्सपीरियंस सीनियर्स हैं जो कि अच्छाई को फ़रोग देने वाले, इनके साथ हमेशा कंसल्टेंसी जारी रखनी चाहिए होती है। मैं वो सेशन जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया वो मैं आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आ रहा हूँ। देखते रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।